बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कायरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, ही इज़ विद हिज फैमिली एंड वी थॉट कि वी शुड गो फॉर अ स्पिन और वी हैव गॉट अ वेरी स्मार्ट लेडी ओवर हियर हु जस्ट कम फ्रॉम लाइक स्टेट्स। कायरा साहब ये कौन है? ये मेरी भांजी है। पांजी है। ਦੋਤਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਣਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਤਰੀ ਵੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਤਰੀ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਸਾਡੀ- ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ आई एम एक्सपोज, मेरा तो कोई मसला नहीं है। चौधरी साहब की बेटी है, बेटी की नवासी है, तो हमारी नवासी हुई तो नवासी तो दोतरी ऐसे अब है जी, हम बच्चे थोड़े ही हैं ना साहब। और वैसे भी हमने अपनी उम्र को छुपा नहीं सकते ना। देख लो फिर बाद मसले पैदा हो जाएंगे, कोई गल मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी ताड़ी, ये होता ही रहता है खैर। चलता रहेगा काम इस तरह। जी वी आर इन जेलम राइट नाउ एंड वी थॉट के जरा दरिया दी सैर कर ली जी इत्थे, मैं कि वो भी देख लिए जरा, थोड़ी जी पॉलिटिकल गल भी कर ली है, Why थोड़ी not? जी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग यू नो। और धरने, तारुल कादरी, इमरान खान एंड देन आप कमेटी खेलते रहे, TORs बनाते रहे इतना अरसा, तो ये वर यू गिविंग एज टू द गवर्नमेंट के जनाब TORs में दे शुड बाय टाइम, और आप उनको इक्वली हेल्प आउट कर रहे थे गवर्नमेंट को? देखिए राणा साहब, हेल्प आउट तो अपने मुखालिफ को नहीं किया जाता, क्योंकि उस मुखालिफ उनकी यू हैव बीन हेल्पिंग देम आउट डे वन। वी हैव बीन हेल्पिंग आउट द डेमोक्रेसी, नॉट देम। ये बड़ा टिपिकल ये गल है जी, छोड़ो ना। मतलब ये एक रवायती बात नहीं है। आप इसे रवायती कह सकते हैं, आपका अपना एंगल है, मेरा अपना एंगल। अच्छा, अब मेरा एंगल ये है कि इस मुल्क के अंदर अगर डेमोक्रेसी रेगुलरली चलती रहती, भले बुरी डेमोक्रेसी होती, अब तक रिफाइन हो गई होती। ये जिस तरह दरिया में हम चल रहे हैं ना, दरिया के किनारे पे क्रॉसिंग द ब्रिज, तो ये दरिया अगर रुक जाए तो ये पानी मुर्दा हो जाता है। ये बहता रहेगा तो ये पानी अपने आप को खुद साफ कर लेगा। डेमोक्रेसी इज लाइक रनिंग रिवर, ये चलती जाएगी, इसमें पोल्यूशन भी होगा, इसमें खराबियां भी होंगी, बट ये चलता हुआ पानी साफ भी हो जाएगा, निथर भी जाएगा, और इसमें ऑक्सीजन का लेवल भी ठीक हो जाएगा। यही डेमोक्रेटिक नॉर्म है। सो गुजारिश है कि इस वक्त अगर पानी इंडिया से बंद हो जाए तो फिर ऑक्सीजन, देखिए पानी, वही तो हम रोकना नहीं चाहते ना, इसीलिए हम कह रहे हैं तसलसल रहे, ये बहाव जारी रहे। वो तो खुद ही रोक के बैठ जाते हैं इंडिया वाले। वो एक अनफॉर्चुनेट है, बट ये इंडस बेसिन ट्रीटी हमारा मौजूद है, तो दुनिया में यकीनन पानी की अब जंगें हो रही हैं। वो तो उसको मानते ही नहीं है, इंडियंस डोंट बाय इट। नहीं राणा साहब, हम कुछ इंडस ज्यादा वाटर बेसिन ट्रीटी इज लाइक ऑब्सोलीट। नहीं, मैं मेरा नहीं ख्याल दैट्स कैसा व्हाट दे है। थिंक। इंडस बेसिन ट्रीटी पे इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो उसकी सिग्नेटरी है, वो उसके जामन है। सो मेरा नहीं ख्याल ऐसे सूरत हाल है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि हमारे इंटरेस्ट को हर्ट करते हुए उन्होंने पीछे कुछ पावर हाउसेज या कुछ डैम बनाने शुरू कर दिए, उन्होंने वाटर रिजर्वायर बनाने कई डैम शुरू कर दिए। तो मेरा आई एम नॉट प्रिसाइसली ट्रू, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी फाल्टी है, लेकिन वो ये है कि उनके साथ एग्रीमेंट हमारा ये है कि अगर हम नीचे डैम बनाएंगे तो वो पीछे डैम नहीं बनाएंगे। अगर हमने अपने रिजर्वायर नहीं बनाए और इंडियंस ने पीछे रिजर्वायर बनाए हैं, तो वो कह रहे हैं जी कि हम तो इससे सिर्फ पावर ले सकते हैं, क्योंकि दरियाओं का पानी अब उस तरह शिफ्ट कर लेना उनके लिए भी आसान नहीं है, और पाकिस्तान भी अपने राइट के लिए कौमें लड़ती हैं, अपनी जानें देती हैं। मेरा अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए कि हमें ऐसा वक्त देखना पड़े। लेकिन नाना साहब, आपके पहले सवाल की तरफ आ जाते हैं। आपने कहा कि क्या हो रहा है इस वक्त मुल्क में, बड़ी अजीब सी सूरत हाल है नाना साहब। हमारे अतराफ में अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारा सेफ नहीं है, ईरान के साथ हमारा डिस्प्यूट है, इंडिया के साथ हमारा डिस्प्यूट है, कश्मीर हमारा डिस्प्यूटेड बॉर्डर ऑलरेडी है। एक सिर्फ चाइना है जिसको हमने कुछ एडजस्टमेंट कर ली थी, चले मैं उसको एडजस्टमेंट ही कहूंगा, तो हमारा वो वाला बॉर्डर कंपैरेटिवली सेफ है। इन हालात में हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ खड़ी है, हिंदुस्तान के क्या अज़ाइम हैं, कराची के अंदर MQM के खिलाफ ऑपरेशन है, वैसे भी एक दहशतगर्दी की बहुत अरसे से फिजा वहाँ मौजूद है, बलूचिस्तान के अंदर एक इंतहा पसंदी और सेपरेटिज्म की एक लड़ाई शुरू है। तो हमने बड़ी मुश्किल से इन लड़ाइयों की जो बुनियाद थी उसको पकड़ा था, और वो बुनियाद थी बुनियादी तौर पे कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, और इसके फेडरल स्ट्रक्चर को, इसके फेडरल किरदार को जब खराब किया गया या उसको डिनाई किया गया और हम एक सेंट्रस्ट स्टेट के तौर पर चले, तो उसने नुकसान पहुंचाया बेसिकली, उससे मिसट्रस्ट क्रिएट हुआ और मुल्क कमजोर हो गया। सूबों के अंदर आवाज आई कि जी हमारे हकूक खाए जा रहे हैं। बल्कि बड़ी तल्ख तारीख ये है
कि जो पाकिस्तान बनाने में सबसे आगे आगे थे, जिनका सबसे बड़ा रोल था बंगाल वालों का, वो इसी हमारी इम्बैलेंस ग्रोथ के ऊपर ही, अपने हकूक के ऊपर ही हमसे अलग हो गए। बल्कि आजकल सीपैक का बड़ा चर्चा है, उस पर भी बात करते हैं। मैं बार बार गवर्नमेंट को कहता हूं कि ये याद रखिए, ग्रोथ बहुत जरूरी है, लेकिन ग्रोथ इंटीग्रेशन भी करती है और डिसइंटीग्रेशन भी करती है। अगर आपने बैलेंस्ड ग्रोथ की, अगर आपने सारे मुल्क का ख्याल रखा, क्योंकि ये 4 सूबों की इकाई है, तो चारों सूबों के अंदर अगर मुतवाजन तरक्की हुई, बेहतरी हुई, तो ये इंटीग्रेट करेगी। वरना तरक्की तो वेस्ट पाकिस्तान में हो रही थी और ईस्ट पाकिस्तान का क्लेम किया था कि हमारे रिसोर्सेज यहाँ पे तरक्की का बायस बन रहे हैं, हमें डिनाई किया जा रहा है। उसका रिजल्ट आप पता है आपको, फिर हमारे साथ क्या हुआ। और जिन लोगों का गुमान यह है कि ये मुल्क क्योंकि अल्लाह के नाम पे बना है, अब ये कायम ही रहेगा, तो उनको ख्याल रखना चाहिए कि मुल्क किस तरह नहीं चला करते। मुल्क बैलेंस, आप लॉ के तहत चलते हैं। आप ये मुल्क पिछले 70 साल में बना भी चुके हैं, तोड़ भी चुके हैं ऑलरेडी। और जब हमें हुकूमत 2008 में मिली थी तो ये दोबारा एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स था, तो हमने इसको एक संभाला था। But I have a question. Yes. My question is कि was 18th amendment a right move? It- आप लोगों के टेन्योर में हुई? इट वॉज द राइट मूव, इट वॉज द राइट। फेडरेशन कहाँ गई थे? देखिए, फेडरेशन है क्या? फेडरेशन है चारों सूबे, कश्मीर, गिलगित, बल्तिस्तान, इन 6 इकाइयों का, लेकिन फॉर्मल 4 इकाइयों का मजमूआ है। अब पाकिस्तान जब बनाया गया था, कायदे आज़म और उनके साथियों ने जो पाकिस्तान कंसीव किया था, वो एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला पाकिस्तान था। उस फेडरल स्ट्रक्चर में आपने करना क्या था? आपने सूबों को एम्पावर करना था, शनाख्तें देनी थी उनको, उनकी राइट स्नैच नहीं करने थे। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे हकूक लेने की जदोजहद का नतीजा था ना जी, कि आपने एक बड़ी इकाई यानी हिंदुओं के साथ से आपने समझा कि जी हमारे हकूक तो ये गसब कर लेंगे, तो हमें इस बुनियाद पे हमें एक मुस्लिम स्टेट अलग कर लेनी चाहिए। तो हकूक की बुनियाद पे आप आए ना। लेकिन उसके अंदर भी अगर आप 1940 का रेजोल्यूशन देखते हैं, अगर आप 1947 की मूवमेंट देखते हैं, तो जो सूबों के अंदर मुख्तलिफ मबाहिस हुए, जो असम्बलियों के अंदर डिबेट्स हुई, अगर आप वो पढ़ें तो वो तो है ही सारी ये कि जी आपके अपनी शनाख्तें होंगी, आपके अपने कोटे होंगे, आपके अपने वसाइल होंगे, लेकिन एक फेडरल स्ट्रक्चर होगा, उसके जिम्मे कुछ काम होंगे। यहाँ हमने इसको यूनिटी स्टेट के तौर पर बना लिया, क्योंकि एक तो अंग्रेज इसको यूनिटी स्टेट के तौर पर चलाते थे, उनका इशू फेडरेशन नहीं था, और दूसरा ये कि हमारे बादशाह भी इसी तरह चलाते थे। और फिर हमारे यहाँ जब अंग्रेजों के बाद हमने फेडरल स्ट्रक्चर कायम करना था आईनी हुकूमत के जरिए, वो हमने कायम ही नहीं किया। और यहाँ पे अंग्रेजों का तसलसल कायम हुआ। जो हमारी पहले ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की गवर्नमेंटें आ गई, वो ब्यूरोक्रेट आगे बाबू आगे बैठ गए इस मुल्क के हाकम बन के, उनका तो दे वर ट्यून्ड फॉर दैट। अयूब खान आ गए, तो फौज तो होती ही सेंट्रिस्ट है, फौज तो पार्टिसिपेटरी निजाम के कायल नहीं होती। सो पाकिस्तान को उस सारी बुनियाद ने खराब किया। अब वो एक लंबी बहस है, आपके पास वक्त नहीं होगा उसमें फिर थोड़ी सी बड़ी लंबी चौड़ी वहाँ पे आर्गुमेंट आ जाएगी, डिसएग्रीमेंट्स भी आ जाएगी मेरी। बिल्कुल आएंगे, लेकिन वो बड़ा लंबा हो जाएगा काम। मुझे ये लेटली बताएं। मैं उस पर इसको रिलेट कर रहा था बेसिकली। तो हमने बड़े जदोजहद के साथ चीजों को इकट्ठा किया था। 18वीं तरमीम का आपका जिक्र किया। 18वीं तरमीम क्या थी? अपने सदर से, यानी आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी ने जनाब आसिफ जरदारी साहब से इख्तियार लिया था, अपने सदर से, और सूबों को दिया था और पार्लियामान को दिया था, और फेडरल गवर्नमेंट से इख्तियार लिया था जो हमारी थी, और हमने सूबों को दिया था। और सूबे में 62%, आधे से ज्यादा पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनको दिया था, जानते हुए कि हमें गालियां दे रहे हैं, जानते हुए कि ये आज तो बड़े अमन के दावे कर रहे हैं, पार्लियामान के अंदर मसाइल का हल निकलना चाहिए, खुद जुलूस निकलवाते थे, हमारे एमपीए एमएनएस के घरों पे हमले करवाते थे, इनके पुलिस और इनके डीपीओ डीसीओ आगे लगे होते थे, इनके सूबाई वज़रा और इनके एमपीए एमएनए जुलूस निकलवाते थे, तो खुद करते थे सारा कुछ। लेकिन आज बाकी करें तो एतराज है कि अब पाकिस्तान की तरक्की रुक रही है। लेकिन हमें इशू ये था, टिपिकल जो था, मैं उस पे आता हूँ 18th अमेंडमेंट पे, ये टिपिकल जो सेंटेंस है कि जनाब हुकूमत का हम साथ देते रहे, ये इसलिए कि जमहूरियत चलती रहे। हम हुकूमत ये का क्या साथ पता है, नहीं अगर देते। हुकूमत अगर नहीं, आपने खुद लेकिन दिया, मैंने कहा आपने कि help हमने किया उसको, हमने हर जब ऑड जितने भी इंसिडेंट्स हुए, देखिए, उसमें एक आप साथ इंसिडेंट खड़े बड़ा थे। आया जब इमरान खान साहब और कादरी साहब हाँ, धरना दे के आके बैठे और उन्होंने इलेक्शन की धांधली को प्रोब करने की बात की। कादरी साहब तो खैर अपना एजेंडा लेके आए थे, उनका नारा और था, लेकिन इमरान खान ने इलेक्शन धांधली को प्रोब करने की बात की थी। उसकी सूरत में जिस वक्त तक इमरान खान पुरअमन एहतजाज करते रहे, धरना दे के बैठे रहे, आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, रिकॉर्ड गवाह है इस बात का कि हम ऑन द फ्लोर और मीडिया के अंदर आके भरपूर तरीके से इमरान खान की इस बात को और कादरी साहब की इस बात को सपोर्ट करते थे।
कि कादरी साहब के लोग मारे गए, शहीद किए गए, उनके साथ जुल्म हुआ है, उनका इंसाफ मिलना चाहिए। और इमरान खान जो बात कर रहा है वो टेक्निकली बात दुरुस्त है, इन प्रिंसिपली ये कमीशन बनना चाहिए और इलेक्शन प्रोब होने चाहिए। उस दिन तक, जिस दिन तक इमरान खान साहब के लोग बेसब्रे होके बाहर नहीं निकल पड़े, नहीं बाहर नहीं, वो अपनी हदूद से आगे प्लान करके वो प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेटों पे और पार्लियामान के जंगले तोड़ के अंदर नहीं गए, उसके ऊपर जब बात आई तो फिर ये एक तासर आया, एक ख्याल पहुंचा कि अब एक वक्त आ गया है, लगता है कि अब कोई गैर जमहूरी स्टेप हो सकता है, पार्लियामान को अटैक हो सकती है। वहां पे हम खड़े हुए पार्लियामान के साथ, और वो स्पीचेस भी हमारी गवाह हैं कि हमने वहां भी खड़े होकर कहा कि पार्लियामान के ऊपर अटैक बर्दाश्त नहीं करेंगे, सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। हाँ, गवर्नमेंट को इलेक्शन का प्रोब कराना चाहिए। तो हम इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे। इंप्रेशन क्या मिलता है पता है, रिसेप्शन ये बन जाती है कि आप एक हद तक जाते हैं, ठीक है, और जिदे मदे बिल्कुल ना तुसी दिखाने रहंदे हो हुकूमत नू कि जनाब ए मसला जे, जिथे हुकूमत बिल्कुल डामाडोल होनी शुरू होती है, तुसी जनाब हुकूमत दे नाल खड़ो जांदे। एक मसला और ध्यान में रखिए, होता ये था माजी में कि कोई भी हमारे खिलाफ या हमारी तरफ से अगर मूवमेंट चलती थी तो होता यह था कि उसको मंतकी अंजाम तक खिलाया जाता था कि नहीं ठीक है जी, जो मर्जी हो जाए, या तो गवर्नमेंट ओवरथ्रो हो जाए या टेक ओवर हो जाए, दोनों सूरतों तक उसको मंतकी अंजाम तक ले जाया जाता था। आप भुट्टो साहब के खिलाफ मूवमेंट देख लें, आप उसके बाद आने वाली मूवमेंट्स देख लें, हमारी गवर्नमेंटों को हटाया गया उसको देख लें, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मूवमेंट देख लें, वो होता। अब आप और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हमसे ये तवक्को करते हैं कि हम वही तरीका अडॉप्ट करेंगे कि हम जो भी होता है हो जाए। So in other words, you have changed the strategy. We are saying कि हमारा लर्नड लेसन ये है कि आपको अपनी हदूद से आगे नहीं जाना चाहिए, फिर फायदा नहीं नुकसान शुरू हो जाते हैं। Okay. So TORs क्या करते रहे आप इतना अरसा? TORs अच्छा, ये चले तहरीकें चलती रही तो एक वक्त आ गया कि पनामा इशू आ गया। अब पनामा कोई हमारी क्रिएटेड चीज तो है नहीं, हाँ, पनामा अचानक उठा हाँ, कि एक आलमी तौर पे कुछ रेवोल्यूशंस हो गई। हाँ, राना साहब आपसे बेहतर कौन जानता है, आप तो जर्नलिस्ट हैं, कि वो कोई हमारा कमाल नहीं था। पनामा के अंदर लाखों लोगों के नाम आए, लाखों कंपनीज की डिटेल आ गई। दुनिया में किसी मुल्क ने, किसी इंडिविजुअल ने उनकी रेवोल्यूशंस को डिनाई नहीं किया। पाकिस्तान से भी कुछ 600-650 लोगों के नाम आ गए, एक शख्स की तरफ से भी डिनाइल नहीं आया कि जी ये खबर गलत है, ये मेरा असासा नहीं है, ये मेरी कंपनी है, किसी की तरफ से। सो वो एक्सेप्टेड नाम है कि जो रेवोल्यूशन हुई वो दुरुस्त है। ठीक है। लेकिन उसमें जब प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके खानदान का नाम आया तो उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब के पहले बेटे का इंटरव्यू आया। वो पहले समझ नहीं आ रही थी कि इंटरव्यू क्यों दिया गया है, इसकी क्या जरूरत पेश आई उनको। उसके बाद जब रेवोल्यूशन हुई उसके बाद फौरन प्राइम मिनिस्टर साहब कौम से खिताब करने चले गए, फिर पार्लियामान से खिताब, फिर कौम से खिताब, फिर मानसेरा में जलसा, फिर बनू में जलसा, फिर, और वो एक ही बात किए जा रहे थे कि जी मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, सबका एहतसाब होना चाहिए, बट मैं अपने आप को अपने खानदान समेत पेश कर। अपोजिशन ने बेसिकली मुतालबा क्या किया था, वो मुतालबा जो सारी दुनिया में लोगों ने किया, जिन जिन मुल्कों के लोग आए थे उनके लोगों ने किया कि भाई इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसका हिसाब होना चाहिए, प्रूव होना चाहिए कि ये कहाँ से पैसा आया था। लेकिन जहाँ जहाँ के हुक्मरानों के नाम आए थे उनको उन्होंने कहा फारग हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, अलग हो जाओ इन ओहदों से। तो वजीर भी गए, वजीर आजम भी गए, हमने वो भी स्टेप नहीं उठाया। हमने तो ये कहा जी कि आप प्रूव कराइए। और क्योंकि वजीर आजम साहब खुद इकरार कर चुके हैं, उनके बेटे इकरार कर चुके हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो इकरार कर चुके हैं, लिहाजा अब बाकी लोगों को तो होगा ना जी, इकरार करेंगे नहीं करेंगे एक फॉर्मेलिटी है। हमने कहा कि इसकी तहकीकात कराइए, कमीशन बनाइए। गवर्नमेंट को हमने कहा कि हमारे साथ बैठ के एक पावरफुल कमीशन बनाए। गवर्नमेंट ने नहीं मानी हमारी बात, TOR बनाए, सुप्रीम कोर्ट को भेज दिए, सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दिया कि ये काबिल कबूल नहीं है। हमें कहा गया कि ये जी अपोजिशन तो सिर्फ शोर करती है, इनके पास तो बात करने को है कुछ नहीं, ये तो इकट्ठे नहीं हो सकते, ये तो TOR नहीं बना सकते। तो हमने क्या किया, हमने अपोजिशन की मीटिंग कॉल कर ली, अपोजिशन आगे इकट्ठी हो गई, अपोजिशन ने TOR भी बना दी। अब गवर्नमेंट घबरा गई
फिर कहा जी कि नहीं आए हमारे साथ बैठ के पार्लियामान से बात करते हैं। पार्लियामान में बातें हुई, स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पनामा इशू एंड ईटीसी। अदर्स भी कोई इशू है तो अच्छा, ओके। देखिए। उसके ऊपर हमारी एक तरफ से एक कमेटी नॉमिनेट हुई, गवर्नमेंट की तरफ से वज़रा आ गए, आपके इल्म में वो सारा, मैं उसमें आपका वक्त ज़ाया नहीं करता। 8 मीटिंग्स हुई, वहां पे भी जो काउंटर उन्होंने किया, 2 बातें गवर्नमेंट की तरफ से आई। एक ये कि जी वजीर आजम साहब का नाम नहीं है, आप उनका नाम निकालें, हमने कहा ओके। दूसरा ये कि जी वजीर आजम साहब का हमने कहा था कि अगर वो वजीर आजम साहब सऊदी अरब में परवेज़ मुशर्रफ साहब की कर्टसी से वहाँ पे अगर सरकारी मेहमान रहे, पाकिस्तान के सरकारी मेहमान के तौर पे, तो असूल ये है कि अगर उनके एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर्ड, अब जो उनको गिफ्ट मिलते हैं तो वो गिफ्ट फिर उनको असूली तौर पे चाहिए कि वो तोशा खाने में जमा कराए। वो उन्होंने नहीं कराए, लेकिन उन्होंने कहा जी ये दोनों ना निकालें। हमने कहा जी हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आप हमारे बाकी 13 पॉइंट मान लें। अच्छा, इस पे बात हो रही थी। दूसरा एक और काम हुआ, एक अच्छा, गवर्नमेंट ने 4 पॉइंट दिए कि हमारी तरफ से ये TORs जो हैं वो चल। उसमें गवर्नमेंट का मुद्दा क्या था? गवर्नमेंट चाहती थी कि जी उसमें एक ऐसा पंडारो खोल दिया जाए कि कमीशन सारी उम्र लगा रहे, कुछ निकले नहीं, कुछ कर ना सके कंक्लूड। वो क्या था कि जी जिन लोगों ने कर्जे लिए सियासी तौर पर माफ कराए, कब से? मे भी पाकिस्तान बनने से। अच्छा, जिन लोगों की बाहर जायदादें हैं, डिक्लेयर्ड नहीं है, पनामा में है या नहीं है, कितने हैं, किसके हैं पता नहीं, लेकिन उन सबको करे। जिन लोगों ने किकबैक्स खाए, उनके बाहर अकाउंट से नहीं खाए, बाहर अकाउंट से अनडिक्लेयर्ड है, उनका करें, बिल्कुल करें। हमने कहा हमें कोई एतराज नहीं। अपोजिशन ने गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले 4 पॉइंट माने कि जी आप कर्जों का भी हिसाब कीजिए, या बाहर जायदादों का भी हिसाब पूछिए, या बाहर बैंक अकाउंट्स का भी डिटेल लीजिए, हमें कोई लिख के दे देते हैं। लेकिन आप ये कीजिए कि ये इशू सारा अनअर्थ हुआ पनामा से, तो पनामा से आगाज कर लीजिए। अच्छा, फिर गवर्नमेंट इस तरफ आना नहीं चाहती, उन्हें पता है पनामा में फड़े गए हैं दूसरे लफ्ज़। सो उन्होंने इसके ऊपर जब डेडलॉक आ गया तो हमने एक अपोजिशन की मीटिंग करके कहा कि जनाब अब हमारा ये आखिरी मीटिंग है, फैसला हो गया है कि अब हम गवर्नमेंट से मीटिंग नहीं करेंगे, अपोजिशन मीट करा करेगी, और हमने लेजिस्लेशन मूव करनी है अपने TORs के मुताबिक, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारी बात मानी नहीं। तो जो हमने TORs दिए थे, नेचुरली अपोजिशन तो अपने TORs पे बात कर रही थी, वो सिर्फ पनामा की थी। गवर्नमेंट अब अपने हेस्ट में, उन्हें पता था कि ये बिल बना रहे हैं, गवर्नमेंट ने बड़ी जल्दी में अपना बिल पेश कर दिया। वेरी गुड, चलो चले तो सही ना, दबाव में ये तो किया। हमारा बिल मौजूद है नाना साहब, ना उसमें वज़ीर आज़म का नाम है, ना उनके ख़ानदान का नाम है, वो सारे लोगों के लिए है, और हम चाहते हैं कि उसको अप्रूव किया जाए। उसके साथ अगर गवर्नमेंट बाकी तहकीकात करे, उसके सीलियंट फीचर्स क्या हैं? मोटे मोटे 4-6 फीचर्स बता दें सर। उसके फीचर्स हैं, उसका पहला, उसके 2 हिस्से हैं। अच्छा जी। पार्ट 1 इज कि वो एक्ट क्या होगा, अच्छा जी, किस तरह का कमीशन होगा, कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, उसके इख्तियारात क्या होंगे, उसने, और ये कि वो किस तरह काम करेगा, वो कमेटी बनाएगा, वो फॉरेंसिक ऑडिट कराएगा, फलां। उसके आगे TORs है, वो जो एतजाज हसन साहब ने जॉइंटली आप लोगों ने जो बताई थी। अच्छा, उसके बाद TORs है। उसके दूसरा हिस्सा TORs जो है वो बुनियादी तौर पे ये है कि गवर्नमेंट ने, उस कमीशन ने करना क्या है, क्या सवाल है जो प्रोब करने हैं। अब गवर्नमेंट अगर बाकी चीजों को तहकीक कराना चाहे तो हमें कोई एतराज नहीं, कराए, हम तो कहते हैं कराओ। तो उसमें आप लोगों के बंदे भी आए, वो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? सबको जी, हम कहते हैं सारे पाकिस्तान को करो जी। आप जिन लोगों ने कर्जे बनाए, जिन्होंने बाहर अकाउंट बनाए, जिनकी बाहर जायदादें हैं, सबको पक्का वो हिसाब लो उनसे, लेकिन स्टार्ट विद पनामा। एक तो राना साहब हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि पनामा से चीजें सामने आई। दूसरा, पनामा डिनाई नहीं हुआ। बाकी तो आप पर इल्जाम, मुझ पे इल्जाम लगता है कि आपकी बाहर जायदाद है, मैं कहूँगा नहीं है, पहले साबित करो। उसमें जो चीजें रिवील हुई हैं वो प्रूव्ड हैं। और दूसरी बात, अच्छा, अकाउंट्स का भी यही है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि देखें, ये तो सारी चीजें हो गई, अब मुझे ये समझाएं कि आपको कोई बात बनती हुई नजर आती है या नहीं आती? राना साहब वैसे तो वो कहते हैं कि हमने फॉर्मेलिटी सारी पूरी करनी है, हमने इत्माम हुज्जत नहीं करना, हमने सीरियसली एंगेज करके ये सारे मामला हल करने की कोशिश की है। सारे स्टेप, अगर हमने वो स्टेप ना लिए होते जो हम ले रहे हैं, हम पे एतराज ये है कि आप टाइम दे रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो टाइम, और गवर्नमेंट को टाइम गेन करने से बेनिफिट भी हुआ, ये बात भी दुरुस्त है, ठीक है, नेचुरली। वो इल्जाम आप पे भी लगता है वैसे। देखिए राना साहब, वो अपनी जगह, लेकिन अगर हमने वो स्टेप ना लिए होते और हम पहले दिन सेट इन कर लेते और हम कहते हम इस्तीफा देने लगे, तो गवर्नमेंट को घर भेजना कोई काम है?
नहीं हुण तुसी इस्तीफे दोगे? राणा साहब आप मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट को घर भेजना अगर हो, अभी कायरा साहब कुछ नहीं बनता तो आप इस्तीफे देंगे? देखिए ये फैसला जॉइंट अपोजिशन का है, मैं यहाँ उस पर कमेंट नहीं कर सकता। हर वो स्टेप जो इस प्रोब की तरफ और इस हुकूमत को मजबूर करने की तरफ है वो जरूर उठाया जा सकता है, लेकिन गौर करें कि गवर्नमेंट को गिराना हो तो हम सारी जमातें जो अपोजिशन की हैं, हम नेशनल असेंबली से इस्तीफे दे दें, सेनेट से इस्तीफे दे दें, दो हमारे सूबे हैं, दोनों सूबाई गवर्नमेंट है, हम वहां से इस्तीफे दे दें तो ये गवर्नमेंट तो गिर जाती है। लेकिन ये हमारा कायरा मकसूद साहब, नहीं है। कायरा साहब फिर अच्छा, एक मिनट। इस्तीफे अगर पीपल्स पार्टी नहीं देती ना, बाकी सब भी दे दें तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा। राणा साहब- आप लोग मिलेंगे बीच में तो फर्क राणा पड़ेगा। साहब, मैं तो कह रहा हूँ ना, जो होगा वो जॉइंटली होगा। मैं सिर्फ आपके सामने एक प्रपोजिशन रख रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट गिराना हमारा मकसद हो तो गवर्नमेंट तो गिराना कोई इशू नहीं है। हम कह के रहे हैं, हम कह रहे हैं जिसका फेयर प्रोब होनी चाहिए और फेयर प्रोब के बाद फिर फैसला करेंगे। कि आपको आगे क्या फेयर होना प्रोब होती नजर आती है? चाहिए। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते जी। बड़ी मेहरबानी, चलो आओ जी, समझ गए गल सारी। सर, अच्छा राणा साहब, कायरा हम साहब, आपने कोशिश कहा में- जी लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सो व्हाट इज द अल्टीमेट स्ट्रेटजी? देखिए राणा साहब, मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से तो बात कर सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी ओके, पीपल्स पार्टी के पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी ये है कि हम जॉइंट अपोजिशन को लेके चलेंगे। इस बात से हम आगाह हैं कि जब तक सारी जमातें इकट्ठे होकर मूव नहीं करती, हुकूमतों को दबाव में नहीं लाया जा सकता। हम कहें कि 4 जलसे करके हम हुकूमत गिरा देंगे तो ये बात नहीं है। हाँ, ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट गिराना ही मकसूद हो, जो कहते हैं कि जी सिस्टम को डिरेल करना चाहते हैं, तो फिर तो ये ऐसे है, ऐसे गवर्नमेंट मतलब आप गिराना- कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। इशू नहीं है। अच्छा। दूसरा, जो कहते हैं कि जी ये जो मार्च होते हैं या हड़तालें होती हैं ये तरक्की के अमल को रोकना, भाई तो फिर आप क्या करते रहो? आप तो लोड शेडिंग के खिलाफ लोगों के घरों को आग लगवाते रहो, आप तो सरकारी इमारतें जलवाते रहो, आप तो वापडा के दफातर पे चीफ मिनिस्टर साहब खुद मीनारे पाकिस्तान बैठ के जुलूस निकालते रहे। नहीं तो ये सारी बातें कायरा साहब आपको तो पहले भी पता थी, तो ये 3.5 साल जो गुजर गए उसमें आप लोगों को याद नहीं, अभी क्यों याद आनी शुरू देखिए हुई? राणा चीफ साहब, मिनिस्टर साहब इस ये वक्त करते रहे, घबराहट में है ना। करते रहे। अब हम क्योंकि निकले हैं अवामी राब्ते में, हाँ। तो उनको ये ख्याल आया अब हमारे ऊपर एतराज होना शुरू हुआ, इसका जवाब हम दे रहे हैं। अच्छा। वरना जब इस पे एतराज नहीं था तो हम भी कोई एहतजाज नहीं कर रहे थे। अब हमने एहतजाज करना शुरू किया है। एहतजाज हमारा है क्या? हम कह रहे हैं भाई पनामा के ऊपर तुम पढ़े गए हो, ऐसी तहकीकात करो। अच्छा। उनको पता है जो ये अपोजिशन कह रही है, अगर इनकी बात मान ली ना हाँ। तो फिर कोई खैर नहीं है। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लोगों को भी कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं जी इसका कोई एक आप लोगों को लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि जी ये काम इस वक्त तक अगर नहीं होता तो देन वी विल लाइक रिजाइन फ्रॉम द असेंबलीज या व्हाटएवर, कोई ऐसे अल्टीमेट स्टेप लोग कहते हैं जी लिया जाए। लोगों की ख्वाहिश है ये, लोग तो ख्वाहिश ये है कि सुबह उठे तो उनको कोई नया यहाँ पे वजीर आजम नजर आ जाए, लेकिन वो तो पूरी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं जी कि अल्टीमेट कोई स्टेप लिया जाए अपोजिशन की तरफ से, जॉइंटली लिया जाए, पीपल्स पार्टी ऑन इट्स ओन ले। अगर नहीं लेती तो फिर इल्ज़ाम लगने शुरू होते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले भी रले इनकी बीच। देखिए गुजारिश राणा साहब ये है कि हम बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन जो लॉजिकल स्टेप्स थे वो उठाने जरूरी थे। मैंने पहले भी कहा, हो गए ना, अब अगर आगे हमने बताएं अगर ना। हमने वो ना उठाए होते तो आप हमसे और सवाल करते होते। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ कि जनाब अल्टीमेट स्टेप असी अल्टीमेट लेना पेगा, अल्टीमेटली देखिए अल्टीमेटली गवर्नमेंट को मजबूर करने के लिए पहला काम तो यह है कि सारी अपोजिशन इकट्ठी होगी। अभी नहीं इकट्ठी। अभी उस तरह जिस तरह इकट्ठा फैसला करने का मतलब, मिसाल के तौर पे खान साहब ने अपना एहतजाज करने का अलग फैसला किया, कोई गलत नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट पे अल्टीमेट दबाव उसी वक्त आएगा जब हम इकट्ठे होके, यानी जिस तरह हमने लेजिस्लेशन मूव की तो उसके अंदर एक अलग स्ट्रेंथ है कि हम सारी जमातें इकट्ठी हो गई हैं और उस पर सभी सिग्नेटरीज हैं। अब ये भी देखने की ज़रूरत है कि अगला स्टेप हम सब इकट्ठे होके लें। ये बात तारीख की हमारी यही है कि अगर जमातें इकट्ठी होती हैं, छोटी बड़ी सारी जमातें, तभी जाके आप गवर्नमेंटों को मजबूर कर पाते हैं कि वो आपका वो जायज़ मुतालबा मान सके। मसला कहाँ पे है, क्यों इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? हम इकट्ठे नहीं, फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि नाल there's a contradiction ना। आप कह रहे हैं कि जनाब इकट्ठे हो जाएं तो फिर अल्टीमेट अभी स्टेप लिया जो- जा अभी सकता जो है, उस एहतजाज- तरीके से हम इकट्ठे नहीं जो हैं। नहीं, मैं गुजारिश करूँ कि अभी हमारे जितने स्टेप्स लिए गए वो यूनानिमस थे, लेकिन उसके साथ ही साथ मतलब आप कोलेट्रल लेवल पे भी, यूनिलैटरली भी और सिंगुलरली भी और इकट्ठे भी अब सारे फैसले करके चल रहे हैं। यूनिलैटरली क्या फैसला है कि इमरान खान साहब ने कहा मैं तो एहतजाज करने जा रहा हूँ, वेयर एज कलेक्टिवली फैसला क्या है
कि हम लेजिस्लेशन मूव करेंगे और देन वी विल आस्क द गवर्नमेंट, वी विल प्रेशर्स देम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि हमारा बिल पास करें। इतनी देर इतने नेक्स्ट इलेक्शंस ही नहीं, वो ये नहीं है कि ये अनलिमिटेड टाइम के लिए तो नहीं होगा ना, लेजिस्लेशन तो मूव होगी। टाइम बताइए ना। अब तो गवर्नमेंट ने भी अपना बिल दे दिया ना जी। नहीं कायरा साहब, आप टाइम बताइए ना हमें कि आप मैं लोग उस व्यूअर्स पर हैं गुजारिश वो भी करूं, सुनना पहली चाह बात रहे तो हैं ये ना। है कि मैं अपनी जमात की तरफ से भी अपनी जमात की तरफ से मैं वही गुजारिश, अकेला यहाँ बैठा इस खूबसूरत जगह पे बैठ के, जगह जितनी भी खूबसूरत हो, मैं इस पोजीशन में तो नहीं हूँ कि मैं आपको अपनी जमात का फैसला सुना सकूं, लेकिन ये मैं आपको जरूर कह सकता हूँ कि ये फैसले अब हफ्तों महीनों में नहीं, अब ये हफ्तों की बात है, महीनों की नहीं हो सकती, क्योंकि इस बात से आप भी आगाह हैं, हम भी आगाह, अगर हम भी इसी मैदान के खिलाड़ी हैं ना, हमें पता है कि वक्त बड़ी अहम चीज़ होता है। लेकिन ये स्टेप्स उठाने बहुत ज़रूरी थे। हमें पता है कि लोग समझ रहे हैं, मीडिया भी कह रहा है कि जी ये कोई ढीले हैं, पता नहीं उनको कोई छूट दे रहे हैं, शायद उनको टाइम गेन कर। और हमारे मुल्क में, हमारे जैसे माशरों के अंदर ये भी होता है कि बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं और कई दफ़ा इवेंट्स ओवरलैप हो जाते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस लेसर हो जाती है। लेकिन राना साहब, ये एक वो प्रिंसिपल इशू है जिसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी भी लेसर इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए तो आप कह रहे हैं कि हफ्तों की बात है, मेरा ख्याल है कि विद इन वीक्स कोई डिसीजन आप लोग ले लेंगे और वो डिसीजन अल्टीमेट होगा। नेचुरली सारी जमातें इकट्ठे होकर लेंगी। ओके, तो अगर आपकी इसमें कितने % चांसेस है कि सारी जमातें इकट्ठी होंगी? नहीं, देखिए अभी तक तो सारी जमातें इस नुक्ता नज़र तक तो इकट्ठी हैं। इससे आगे मैं बिल्कुल समझता हूँ कि जमातों के अंदर ये एक इत्तेफाक राय है कि हम मुनसिफाना मुतालबा कर रहे हैं, हमको नजायज़ मुतालबा नहीं कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हठधर्मी का मुजाहरा करती है, और ख़ास तौर पे देखिए ना, उन्होंने अपना बिल मूव कर दिया, अगर वो अपना बिल पास करा के अपना ड्रामा करना चाहते हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि जी वज़ीर आज़म साहब का तो उनके ख़ानदान का तो फोकस बिल्कुल ना आए, वो तो ऐसे कुमनगरी में पड़ जाए काम कि ना तो कमीशन कोई कंक्लूसिव रिजल्ट दे सके। यानी आप कर्जों का हिसाब करने चलेंगे, जरूर कीजिए, हम बिल्कुल नहीं कह रहे, आप बाहर की जायदादों का करना चाहेंगे। अब देखें ना, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने कुछ लोगों को उसमें से निकाल दिया। क्या निकाल दिया है? वो कहते हैं जी इन्होंने कर्जों वालों के नाम नहीं लिखे, इन्होंने बाहर जायदादों वालों के, इनके जी अपने लीडरों पर इल्जाम। वो भाई हम तो कह रहे हैं ना कि करो, लेकिन क्योंकि ये काम शुरू पनामा से हुआ है, अगर आप इसको इतना फैला देते हो कि इसको कंक्लूड नहीं होने देते, तो ये नामुनासिब बात है। टू स्टार्ट विद इस पनामा एंड इन पनामा नेचुरली वज़ीर आज़म साहब के खानदान, एक कि वज़ीर आज़म साहब ने अपने आप को 4, 6, 8 दफ़ा वॉलंटियर किया हुआ है अपने खानदान समेत, और दूसरा मियां साहब को वज़ीर आज़म है, मिसगाइड किया गया, बार बार आके एक्सपोज किया गया, मियां साहब को तकरीर करने के लिए कहा गया, फिर वो एक तकरीर, दूसरी तकरीर, तीसरी तकरीर, मियां साहब हर तकरीर में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। राना साहब, जब बंदे के हाथ साफ ना हो तो फिर उसने कभी ना कभी तो पकड़े ही जाना हो। डोंट यू थिंक तकरीर ना करते तो ज्यादा बेहतर सी? मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वैसे ये मैं इस आपके नुक्ता नजर से इत्तेफाक जरूर करता हूँ कि उनके एडवाइजर्स ने मरवाया उनको बड़ा। ये मैं पूछ रहा था कि एडवाइजर्स ने कोई सही नहीं सर, उन्होंने कोई गड़बड़ करा दी। बिल्कुल और नहीं कि कोई इनोसेंटली कराई थी, लगता है इंटेंशनली कराई थी। अब ये आप तजर्बाकार साहब ही है। अच्छा, ये जो नई थ्रेट दे दी इमरान खान ने कि जनाब वो रायविंड जाएंगे, डू यू थिंक दिस इज द राइट डिसीजन कि किसी के घर के सामने जाके प्रोटेस्ट करना, और आप उसमें शामिल होंगे पीपल्स पार्टी वाले उसमें? देखिए, जब ये अपोजिशन के साथ बैठ के वो डिस्कस करेंगे, नेचुरली ये उनका डिसीजन है अभी तक तो, लेकिन हमारी टोकन प्रेजेंस इस बात का इजहार था कि हम इनकी इस तहरीक के, इनके मुतालबे के साथ हैं। अब जो स्टेप उन्होंने उठाया है ये उनकी जमात का फैसला है। जब ये सारी जमातें बैठेंगी तो अपनी अपनी जमातों से मैंडेट लेके जो टीम हमारी बैठेगी, दे विल मेक ए डिसीजन कि ये दुरुस्त फैसला है, आगे चलना चाहिए इस पे, या इसके अलावा कोई और रास्ता है जिस पे इत्तेफाक है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि यूं तो वो भी वज़ीर आज़म हाउस है, क्योंकि उसमें सरकार का ही खर्चा हुआ है, वहाँ पे सारा कुछ सरकार के खर्चे से चल रहा है, इसलिए वो वज़ीर आज़म हाउस है। एक इस्लामाबाद में, एक वो है, ठीक है, ये उनका अपना है, वहाँ पे जाने से अवॉइड करना चाहिए हतुल इम्कान, लेकिन को उस घर पे हमला करने नहीं जा रहे। वो उस घर के ऊपर ब्लॉक करने से मुराद ये है कि हम एक टोकन बताना चाहते हैं कि जी हम वज़ीर आज़म साहब को मजबूर करें, कहें कि भाई हम आपके घर के बाहर खड़े एहतजाज कर रहे हैं, आप हमारी आवाज़ सुनो, पाकिस्तान के लोगों तुम सुनो। अगर हम इस्लामाबाद में जाएंगे, जिस तरह कल देखे ना हुकूमत ने कहा जी इस्लामाबाद लाहौर शहर का क्या खूबसूरत इनके पास मीटर लगे हुए हैं, कि लाहौर शहर में जी कल अब अपोजिशन की हड़ताल की वजह से एक तरफ कह रहे हैं कि जी कुछ हुआ ही नहीं, चंद लोग निकले हैं, ऐसे चंद गलियां बंद हुई हैं और कुछ नहीं हुआ, और दूसरी तरफ खुद ही बयान दे रहे हैं कि 4 अरब का कारोबार नहीं हुआ।
भाई 4 अरब का आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया, कारोबार नहीं हुआ। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लाहौर शहर को पता ही नहीं था, सारा शहर मामूल के मुताबिक चल रहा था, ट्रैफिक फ्लो ठीक था, मार्केटें खुली हुई थी। यानी हैरान कौन बात है खुद ही। तो ये भी इल्जाम ना हो, तो वो क्योंकि एक साइड पे है। व्हाट यू सेइंग इज कि टोकन वहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया जा सकता है, रायविंड जाके उसकी हिमायत में आप हैं। देखिए अब इमरान खान साहब अभी अब उन्होंने खोला नहीं है कि वो उसका हतमी तौर पे चाहते क्या है, लेकिन यकीनन उनका मकसद सिर्फ यही होगा कि उनके घर के बाहर जाके सिट इन लेकिन अगर वो सिट इन करना हो रायविंड के सामने जाके, तो उसमें यूर गेम, आप लोग उसमें शामिल हैं। देखिए मैंने कहा ना कि ये फैसला मेरी जमात करेगी, और जब अपोजिशन में बैठेंगे तो हम यकीनन अपनी जमात से मैंडेट लेके बैठेंगे और बात करेंगे। लेकिन आपकी पर्सनल ओपिनियन ये है कि उसको अवॉइड करना चाहिए अतुल साहब, लेकिन अगर देखिए अगर आप उससे पहले भी देखने की जरूरत है कि उससे पहले क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। सिट इन तो डेमोक्रेटिक है, सिट इन तो कोई गैर जमहूरी नहीं है। ये जो शहबाज सिट इन भी हो तो वहाँ पे तो क्लैश होने का खतरा है। क्यों क्लैश होने का खतरा है? उनके घर पे नून लीग वाले कहते हैं तुसी जाके दिखाओ। देखिए बात ये राना साहब ये है कि नून लीग एहतजाज करे, नून लीग पीपल्स पार्टी के और पीएमएल-क्यू के एमएनएस के घरों पे हमले करे, तो उनके वजीर भी साथ हों और उनके डीपीओ भी साथ हों, तो फिर तो ठीक है। और अगर नून लीग के खिलाफ कोई पब्लिक प्लेस पे जाके भी एहतजाज करे, कोई हम मियां नवाज शरीफ के जाके घर पे अटैक तो नहीं करने लगे ना इमरान खान। तो सवाल ये है कि ये कौन सा वतीरा है? ये तो बदमाशी है, ये तो गुंडागर्दी है कि आपको हम नहीं करने देंगे। तो ये बात बिल्कुल हमें समझ आती है कि हुकूमत ने ये प्लानिंग की हुई है। उनके लोग जो मीडिया में जाते हैं उन्होंने भी कि वो मीडिया के एंकर के साथ बदतमीजी करो, वहाँ जो लोग बैठे हैं उनके साथ भी उनको हूट आउट करो और इतना चिल्लाओ, इतना शोर करो। कुछ पंच लाइनें पकड़ी हुई हैं कि देखो जिन्होंने वजीर आजम के जात को फोकस किया हो, ये जी पर्सन स्पेसिफिक हो गए, बिल्कुल नहीं है। और एंकर से के साथ लड़ रहे हैं। दूसरा उन्होंने ये भी तरीका रखा हुआ है कि जी अच्छा जी बाजू बाजू लेके कोई गुल्लू भट्ट आ जाएगा, कुल्लू भट्ट आ जाएगा, इस तरह कोई और नाम हो जाएंगे। तो इस तरह के लोगों के जरिए भी वो एक गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी मिसाल मौजूद है। यानी एक तरफ वो रियासती इदारों के जरिए गुंडागर्दी करते हैं और दूसरी तरफ अपने गुंडों के जरिए गुंडागर्दी करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर इसकी जिम्मेदारी तो नहीं पे हो सकती है, ये तो सारा उनके अपने ऊपर पड़ेगा। लेकिन हैरान कौन बात यह है ना कि आज कहते हैं कि ये तरक्याती अमल को रोकना चाहते हैं। वो भाई जो तब कल तुम कर रहे थे वो तुम क्या कर रहे थे? अच्छा एक गल दसो मनु, कादरी साहब जब आपके दौर में आए थे तो कायरा साहब से हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कायरा साहब जो है ना कादरी साहब के लिए ऐसी शक्ल बनाएंगे, और दूसरे दिन कायरा साहब चले जाते हैं और सब राम रूम करके उनको आ जाते हैं कादरी साहब को। वैसे बड़े तानू डिप्लोमेट होना चाहिए सी, और तुसी गलत मिनिस्टर रहे हो इन्फॉर्मेशन तानू मेरे ख्याल फॉरेन मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए। कादरी साहब बड़े भले आदमी हैं, अच्छे दिल के आदमी हैं। मैंने उनकी वो एक नकल वकल कर ली, एक कमजोर लम्हा होता है बंदे का आ जाता है। असल में हुआ ये कि उस वक्त तासर ये दिया जा रहा था मीडिया में, आप दोस्त बड़े डिबेट कर रहे थे कि हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं, कादरी साहब ने उनको लंबा कर दिया। तो मैंने जस्ट एक बॉडी लैंग्वेज के जरिए मैसेज देना चाहा कि जी गवर्नमेंट बड़ी एग्रीमेंट कहाँ गया जो आपने कादरी साहब से किया था? वो मौजूद है। कितने मौजूद है? वो मौजूद है। हमने अपने गवर्नमेंट में उसको ऊपर अमल दरामद करने की भी कोशिश की, लेकिन बहुत सारे काम वो थे जो, और उसके बाद आपको पता है सब्सिक्वेंट मीटिंग्स भी हुई उसकी उनके अपने, लेकिन उसका निकला कुछ नहीं। उसका निकला ये था कि उन्होंने उन मीटिंग्स के अंदर हमने फैसला यही किया था कि कुछ लेजिस्लेशन हमने कर दी थी। आपने बड़े अच्छे तरीके से उनको लॉलीपॉप दे के भेजा। और नहीं सर, वो हमारी बात मान गए थे। ये गवर्नमेंट देखे ना, आप लोगों से बात तो करें, एंगेजमेंट। डेमोक्रेसी है ही डायलॉग से, डेमोक्रेसी डंडे से तो नहीं है। तो ये डंडे इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये बंदूकें इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम राना साहब, इस मुल्क का जो मसला है, ये मुल्क बेसिकली डायलॉग जिसमें लफ्ज हथियार होते हैं। सो हम लफ्जों की जंग लड़ने वाले लोग हैं। ये मुस्लिम लीग वालों का उल्ट निज़ाम है। ये तो दहशत गर्दों की तरह, तालिबान की तरह, ये तो अपने बंदूक की गोलियों को अपने अल्फाज बना बैठे हैं। ये तो कहते हैं जो हम कहते हैं मानो वरना ठा। जरदारी साहब ने मियाँ साहब को कहा था कि जनाब आप खुद हट जाएं, ठीक है, और किसी और को वजीर आजम बनाते। नहीं, मेरा नहीं ख्याल को ऐसी बात हुई थी, मेरे इल्म में भी नहीं है। हम कौन होते हैं मशवरे देने वाले इस तरह के? नहीं आपने भी, जरदारी साहब हमसे मुराद पीपल्स पार्टी। मेरा नहीं ख्याल ऐसा को मशवरा दिया। पक्की बात? ये गपशप है। गपशप में हुई थी या नहीं? वैसे गपशप यारों की गपशप है। अच्छा यारों की गपशप। कायरा साहब सनसेट भी हो रहा है ते ਤੁਹਾਡਾ भी कोई सूरज उभरेगा निकलेगा या हुकूमत दा सनसेट हो रहा है, की हो रहा है? तुसी आखिरी बन एक पंच लाइन ये याद रखिए, जेलम शहर वो है जहाँ पे पोरस और सिकंदर की जंग हुई थी। ये बड़ी कमाल की जगह है। और जो यहाँ पे वो जहाँ सूरज गुरूब हो रहा है, वो जो पहाड़ है उसको टिल्ला जोगियां कहते हैं। अच्छा। ये वो जगह है जहाँ पे रांझे ने आके जोग लिया था। यहाँ पे हिंदू जोगियों का एक बड़ा मंदिर भी है। तो यहाँ
प्यार वालों की और इश्क वालों की धरती भी है और जंगजुओं की धरती भी है। वैसे तो हमने पोरू को, अपने ही पोरू को, पोरस को हमने बुजदिल बना दिया, वरना दुनिया में उसने सबसे बड़े जंगजू को इसी जगह पे आकर रोका था। इसके बाद उसको आगे नहीं जाने की तौफीक हुई थी। मेरे ख्याल काफी कुछ कह गए तुसी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी।